यदि आप कभी ज़मीन खरीदते हैं या कभी भी आप ज़मीन बेचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी ज़मीन खरीद सकते हैं और कौन सी ज़मीन नहीं खरीद सकते। ये मैं आपको इसलिए बताऊंगा कि कई लोग ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं जिनको वास्तव में खरीदने का या बेचने का अधिकार ही नहीं है। तो वही मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार की ज़मीन होती है, क्या अंतर होता है और कौन सी ज़मीन आप नहीं खरीद सकते। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, वो ऐसी ज़मीन खरीद लेते हैं, ऐसी ज़मीन रजिस्ट्री करा लेते हैं जो कि कानूनी रूप से खरीदी या बेची जा ही नहीं सकती है। तब बाद में रजिस्ट्री करा के भाई उन्हें पता लगता है कि ये ज़मीन मैंने खरीद ली है, फिर बाद में उनका पैसा भी बर्बाद हो जाता है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं आपको इस वीडियो में सारा सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप ये जो मेरा चैनल जो है इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा पहला चैनल है लेकिन आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर भी वीडियो अपलोड करता रहूँगा और बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी देता रहूँगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़मीन जो होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक असंक्रमणी ज़मीन और एक संक्रमणी ज़मीन, तीसरी जो होती है वो होती है 143 की ज़मीन, जिसे हम आबादी भी कह सकते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, जैसा कि आप जब अधिकार अभिलेख आप देख रहे होंगे, खतौनी आप देख रहे होंगे, उस पर लिखा होगा संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर। तो ये संक्रमणी उनकी ज़मीन है, यानी कि जब आप फ़र्द निकलवाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप असंक्रमणी भूमिधर हैं या संक्रमणी भूमिधर हैं। चलिए वही इसमें अंतर जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं असंक्रमणी ज़मीन के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि असंक्रमणी ज़मीन पर क्या क्या अधिकार होते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास 5 बीघा ज़मीन है, जब आप उसकी फ़र्द निकलवाएंगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि असंक्रमणी भूमिधर आप इस पर हैं। ठीक है, अब आप इस पर लोन ले सकते हैं। असंक्रमणी ज़मीन है कोई तो आप इस पर लोन ले सकते हैं। आप इस पर कोई भी फसल कर सकते हैं। आप इस पर मछली पालन या मान लीजिए सिंघाड़े की फसल है, ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, असंक्रमणी ज़मीन पर क्या क्या नहीं कर सकते। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी कोई भी असंक्रमणी ज़मीन है तो आप उस पर घर नहीं बनवा सकते हैं और ना ही उस पर कोई उद्योग धंधा, जैसे मान लीजिए कोई डिग्री कॉलेज है या कोई दुकान है, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। और ना ही उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं, ना ही उसका दान कर सकते हैं और ना ही उसकी किसी को वसीयत कर सकते हैं। साफ बात है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री कर दी, वसीयत कर दी, दान कर दिया तो वो बतौर खारिज हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने वसीयत कर भी दी तो फिर वसीयत उसके नाम नहीं आएगी, क्योंकि असंक्रमणी ज़मीन की वसीयत अमान्य होती ही है। ठीक है, अब भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 5 बीघा असंक्रमणी ज़मीन है तो आप लगभग 6-7 पहले देखिए 10 साल का नियम था, अब ये घटा के लगभग 5 साल कर दिया गया। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई असंक्रमणी ज़मीन है तो लगभग 5-6 साल बाद आप संक्रमणी ज़मीन उसे करवा सकते हैं। आप तहसीलदार को नोटिस देंगे, उसके बाद आपकी ज़मीन जो है वो संक्रमणी हो जाएगी। जब आप फ़र्द निकलवाएंगे तो वहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि आप इस भूमिधर, आप जो भी भूमिधर है वो संक्रमणी अधिकार वाले इस ज़मीन पर भूमिधर हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे संक्रमणी ज़मीन क्या होती है और इस पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संक्रमणी ज़मीन जो होती है, आप फ़र्द निकलवाएंगे वहाँ पे साफ साफ लिखा होगा तो आप संक्रमणी अधिकार वाले भूमिधर हैं, जैसा कि आप फिर डिस्प्ले पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संक्रमणी ज़मीन है तो वहाँ पर उस ज़मीन पर आप कोई भी फसल करें या आप घर बनवाएं, उस पर कोई डिग्री कॉलेज बनवाएं, बशर्ते मैं आपको बता दूं, देखिए संक्रमणी ज़मीन पर आप फसल तो कर सकते हैं, आप संक्रमण ज़मीन को बेच सकते हैं, संक्रमण ज़मीन का दान कर सकते हैं, वसीयत में कर सकते हैं, आप जिसे चाहें दान कर दें। ठीक है, रजिस्ट्री कर दें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और संक्रमणी ज़मीन पर आप घर भी बनवा सकते हैं। लेकिन देखिए, अब संक्रमणी ज़मीन पर मैंने बताया आप संक्रमणी ज़मीन का कुछ भी करें, ठीक है, चाहे बेचें, चाहे दान में दें, चाहे वसीयत करें, चाहे आप उस पर फसल करें। ठीक है, लेकिन संक्रमण ज़मीन पर जब आप घर बनवाएंगे, ध्यान रहे, घर बनवाएंगे या आप अकृषि कोई भी अकृषि कार्य करेंगे तो संक्रमण ज़मीन आपको 143 करवानी पड़ेगी। 143 करवाने के बाद आप उस पर घर बनवा सकते हैं, कोई भी आप दुकान मार्केट बनवा सकते हैं, उस पर प्लॉटिंग कर सकते हैं, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज या मान लीजिए कोई फैक्ट्री है वो आप बनवा सकते हैं। यानी कि संक्रमणी ज़मीन पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते मान लीजिए उस पर अकृषि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको 143 धारा 143 जो है उसमें कन्वर्ट करवानी पड़ेगी। अन्यथा आप संक्रमणी ज़मीन जो है ऐसे ही बेच सकते हैं। बेचने के लिए 143 नहीं करवाई जाती है। 143 जो होती है वह अकृषि कार्य को करने के लिए, अकृषि जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है,
तो कोई भी आपका उद्योग, तो ये यानी कि अकृषि कार्य करने के लिए अगर आप संक्रमणी जमीन का उपयोग कर रहे हैं तो वहां पर आप 143 करवा लें। 143 आसानी से हो जाएगी, वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि कौन सी ज़मीन आपको खरीदनी चाहिए, कौन सी ज़मीन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। इससे पहले मैं आपसे फिर कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूँगा।